नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। स्वस्थ पौध के लिए सिंघाड़े की नर्सरी में जरूरी कार्य। रेशम कीट पालन करके कमा सकते हैं अच्छा लाभ। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों के पास तालाब हैं और उन तालाबों में सिंघाड़े की नर्सरी डाली है, तो इस समय नर्सरी में खरपतवार, जल प्रबंधन और कीट रोग के नियंत्रण पर ध्यान देना होगा। तभी आपको आगे चलकर स्वस्थ पौध मिलेगी। तो आप स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए इन सभी कार्यों को किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर उल्फत सिंह धाकड़ से। वर्तमान समय में सिंघाड़ा हमारा एक महत्वपूर्ण फसल है और इसे हम उपवास, व्रत और दूसरी उसमें किया था, क्योंकि सिंघाड़े एक पोषक तत्वों से भरपूर फसल है और इसकी किस तरह देख रेख रख रखाव किया जाए, इसके लिए नर्सरी का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्तमान में जो देखने में आ रहा है कि किसान ताल तलैयों के साथ में जो हमारे धान के खेत हैं जिनमें पानी भरता है, उनमें भी आजकल सिंघाड़े की खेती प्रारंभ कर दी है। किसान भाई, वर्तमान समय में जो आपकी नर्सरी लगी हुई है, अब धीरे धीरे उसके पौधा स्थापित हो चुका है और बेल उसके ऊपर की तरफ आने लगी है और जड़ों ने अपने जमीन के अंदर स्थापना प्रारंभ कर दी है। किसान भाइयों, तालाब में होने वाले सिंघाड़े की खेती को उन्नत कृषि तकनीक अपनाकर निचले खेत में, जिसमें पानी का भराव जुलाई से नवंबर दिसंबर माह तक लगभग 1 से 2 फीट तक होता है, उन क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। धान की खेती वाले क्षेत्र में किसान सिंघाड़े की खेती करके प्रति एकड़ आय में 1.5 गुना तक वृद्धि कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य है हमारी सिंघाड़े की जो नर्सरी है, उसमें हमें खरपतवारों पर विशेष ध्यान रखना है और उसमें अगर खरपतवार हैं या दूसरे कोई पौधे उग रहे हैं, उनको जरूर साफ कराएं, क्योंकि जो हम पोषक तत्व नर्सरी के पौधों के लिए देंगे वो हमारी प्रतियोगिता के द्वारा दूसरे पौधे ले लेंगे, तो जिससे हमारी नर्सरी कमज़ोर हो जाएगी। साथ में बीमारियों का संचरण के या उनके जो बीमारी का वो होस्ट का जो कार्य करते हैं, खरपतवारी करते हैं, तो इनका तो हमें चुनाव करके निकालते रहना ही है। दूसरा, पानी का जो हमारा उसका लेवल है, तो उसको बिल्कुल बनाए रखें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं पानी उसमें नीचे रिस रहा है, पानी चला गया या ऊपर से आपने पानी नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन हमारी सिंघाड़े की जो नर्सरी है वो बिल्कुल बेकार हो सकती है। पानी का लेवल भी आपको बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं है कि पानी का लेवल नीचे जा रहा है और बेलें ज़्यादा फैल गई, उसमें उसकी सघनता ज़्यादा बढ़ गई है, तो वाटर रिक्वायरमेंट जो हमारी जल मांग जो बढ़ेगी पौधों की, उसके हिसाब से हमें उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। इसको हमें विशेष ध्यान रखना है। हमारे अनेक किसान भाई सिंघाड़े की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन इस फसल में भृंग और लाल खजूरा नामक कीट का प्रकोप होता है, जिससे फसल में 25 से 40% तक उत्पादन कम हो जाता है। इसीलिए आप इन कीटों की पहचान कर समय रहते नियंत्रण करें। किसान भाइयों, हमारी जो नर्सरी है सिंघाड़े की, उसमें सुरक्षा का महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इसमें कीट व्याधि जो आती हैं वही हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो कीट में हमारा जो सिंघाड़ा भृंग है, ये एक महत्वपूर्ण कीट है और सिंघाड़ा की सब फूल, पत्ते और उसकी शाखाएं, डंठल, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। और ये विभिन्न अवस्थाओं का जो कीट की हैं, जैसे लार्वा उसका जो रहता है और उसके बाद प्रौढ़ है, ये दोनों ही इसमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि आपने देखा हो पत्ते के पिछली साइड में या पत्ते के ऊपर इसमें गुच्छों में आपको अंडे इसके देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे प्रौढ़ है पूरे पत्ता भी चबा जाते हैं, खाते हैं। तो इस तरह से प्रौढ़ और उसकी जो हमारी लार्वा है, वो दोनों ही अवस्था में इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी एकीकृत प्रबंधन अगर इसमें किया जाए तो सबसे पहले तो हमें किसान भाई उसमें हमें निगरानी रखना होगी। अगर इस तरह के कीट पत्तियों के ऊपर उनके अंडे हैं, तो ऐसे
पत्तों को निकाल करके उससे निकाल दें। और दूसरा, अगर उसमें है तो हमें इसमें कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा। कीटनाशकों में किसान भाइयों, क्लोरोपाइरीफास हमारा जो कीटनाशक है उसकी धूल या हमारा जो द्रव्य रूप में आता है उसकी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव भी कर सकते हैं, या उसकी धूल का भड़काव कर दें तो ये कीट पर प्रबंध पाया जा सकता है। क्योंकि किसान भाइयों, हमें मछलियाँ और दूसरे कीट भी रहते हैं, तो हमें कीटनाशकों के चुनाव में विशेष ध्यान रखना है। और उस पानी को जब हम कीटनाशक वगैरह डालें, कोई दूसरे खेतों में नहीं जाए, कोई जानवर जो हमारे गाय या पशु हैं वो उस पानी को न पिए, अन्यथा क्या है कि उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कीटनाशकों के चुनाव के पहले और उनके छिड़काव के बाद इस तरह की निगरानी आपको विशेष तौर पर रखना है। किसान भाइयों, सिंघाड़े में जो प्रमुख दूसरा कीट है वो लाल खजुरा के नाम से जानते हैं इसे हम। इसकी मक्खी होती है, और ये क्या है, हमारे पत्ते का जो डंठल होता है, जो फूला हुआ भाग आप देखते होंगे सिंघाड़े के और पत्ते के बीच में एक डंठल जो निकलते हैं पत्तों के बीच में, उस पर मक्खी बैठती है और उसमें अंडा देती है, वो भी पोजिटर के माध्यम से। और वो अंडा अंदर जा कर के एक लाल रंग की, आपने देखा होगा, कभी उसको खोल के देखना, इस लाल रंग की तीखी लाल इस सुराही टाइप की एक इल्ली रहती है, जिसे हम, वो क्या है, अंदर अंदर उसको खाती है और खाने के बाद में उसको सड़ा देती है। और जैसे ही वो सड़ता है तो पत्ते की सतह, तो हमारा पूरा का पूरा गुच्छा है वो धीरे धीरे डूबने लगता है, क्योंकि उसको तैरने में जो हमारे उसके अंदर जो टिश्यू का जो बना हुआ है वो उसमें एयर रहती है, वो एयर जब निकल जाएगी तो उसके अंदर वो ज़मीन में बैठ जाता है। तो इस कीट को रोकने के लिए किसान भाइयों, हमें जो हमारे दैहिक कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमें सबसे बढ़िया होगा कि आप इमिडाक्लोरपिड या थायोमेथाक्सम, इस तरह के जो कीटनाशक हैं इनको प्रयोग करना है। अगर आपके पास इमिडाक्लोरपिड है तो इसकी 6 ml मात्रा प्रति 15 लीटर का हमारा टैंक आता है, उसमें 6 ml दवा डाल लें। और इसका स्प्रे अगर आप करते हैं तो निश्चित है आपको जो लाल खजूरा जो एक कीट है, जो लाल रंग की जो इल्ली जिसमें जो पाई जाती है, इसका निश्चित रूप से प्रबंधन हो जाएगा, जिससे आपका सिंघाड़े की फसल बच जाएगी। सिंघाड़ा फसल में मुख्य रूप से दहिया रोग का प्रकोप होता है। इन रोगों के कारण फसल कमजोर होती है, साथ ही साथ फल छोटे व कम संख्या में आते हैं और किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान होता है। इसीलिए इस रोग को नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। कीटों के बाद में हमारी बीमारियां, और सिंघाड़े की फसल में जो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है कि हमें एक दहिया रोग है। ये दहिया रोग में क्या है कि हमारी जो फफूंद है ये पत्तों के ऊपर फैल जाती है, और पत्तों के ऊपर जब ये फैल जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसके कारण जो बाधित हो जाती है। और जब ये क्रिया बाधित होती है तो उसके कारण क्या है कि हमारे सिंघाड़े के फूल एवं सिंघाड़े का जो फल बनता है उस तरह पर सब पे उस पर नुकसान होता है। तो इसको अगर हम प्रबंधन करें तो इसके लिए सबसे अच्छा है दहिया रोग को रोकने के लिए तो सल्फर का प्रयोग ज़्यादा करना है। सल्फेक्स नाम का जो हमारा बाज़ार में मिल जाता है, उसकी 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएं और उसका छिड़काव करेंगे तो इसका नियंत्रण हो सकता है। और ख़ास करके इस तरह के जो पत्ते दिख रहे हैं, बीमारी ना फैले, ऐसे रोगग्रस्त पत्तों को निकाल करके हमें अपने सिंघाड़े की नर्सरी से या सिंघाड़े के जो हमारा मुख्य तालाब है, खेत है, उससे अलग करें, जिससे आपकी बीमारी आगे नहीं फैलेगी। इसका ध्यान जरूर रखें। किसान भाइयों, सिंघाड़े की नर्सरी और उसके अच्छे उत्पादन के लिए जो समस्त सावधानियाँ बताएं, फसल सुरक्षा, खरपतवार प्रबंधन, इन सबको आप एकीकृत तौर पर करते हैं तो आपकी अच्छी नर्सरी होगी। और जब आपकी नर्सरी के पौधे अच्छे तैयार हो जाएंगे किसान भाइयों, तो आप मुख्य तालाब में या आपने जो तैयारी की है दूसरे धान के खेतों में, उसका जब रोप आप स्थानांतरित करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपना राज्य वन संपदा से भरा पड़ा है। प्रदेश में ज्यादातर आदिवासी किसान हैं और खेती के साथ साथ रेशम कीट का पालन भी करते हैं। और जो किसान भाई शहतूत के पेड़ों में रेशम कीट का पालन करना चाहते हैं तो वे शहतूत के पेड़ों पर रेशम कीट का पालन कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ आशा कच्छप। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के रेशम की खेती किस प्रकार की जाती है, उससे क्या क्या मुनाफा हो सकता है, उसके बारे में जानकारी दूंगी। आप सभी जानते हैं कि शहतूत एक तरह का रेशम है जिससे हम लोग उत्पादन करके मुनाफा ले सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि पूरे विश्व में 4 तरह का रेशम मिलता है, जैसे तसर, मलबेरी, एरी, मूंगा।
लेकिन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो रेशम है वो मलबेरी होता है, यानी शहतूत होते हैं। उसके बारे में आज मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊंगी कि उसका रेयरिंग कैसे करते हैं, कीट पालन कैसे करना है। शहतूत के पौधों को लगाने के लिए ऐसी भूमि होनी चाहिए जो उसरीली ना हो। उसके साथ ही सिंचाई की व्यवस्था के अलावा पानी का ठहराव ना हो। मुख्यतः बलुई दोमट भूमि शहतूत वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, परंतु वहां उचित जल निकासी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले भूमि की जुताई की जाती है और इस दौरान उसमें सड़े गोबर की खाद मिला दी जाती है। इसके साथ ही 100 केजी BHC पाउडर, 20% इल्ड्रीन दीमक की रोकथाम के लिए मिट्टी में मिलाया जाना चाहिए। वृक्षारोपण करने के 2 से 3 महीने के बाद उसमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ दर से करना आवश्यक होता है। रासायनिक खादों में 350 किलोग्राम नाइट्रोजन, 140 किलोग्राम फास्फोरस और 140 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 5 बराबर भागों में डाली जाती है। कि शहतूत का पहले हम लोग प्लांटेशन कैसे करेंगे या उसको रोपने का तरीका बताऊंगी। शहतूत को 2 माध्यम से किया जा सकता है, एक कटिंग से और एक सैपलिंग से। सैपलिंग का मतलब है पौधों के द्वारा, और कटिंग का मतलब है जैसे कि हम लोग 5 से 6 इंच शहतूत के टहनी को कट करेंगे 45 डिग्री के एंगल में, और उसका 2 से 3 भाग ज़मीन के अंदर डालेंगे। उसके बाद ज़मीन के अंदर डालने के बाद में लगभग 5 से 6 महीना में उसका पौधा तैयार हो जाता है। पौधा तैयार होने के बाद में हम लोग उसका रोपण करते हैं, उसका सैपलिंग का या पौधा का। उसके लिए हम लोग कुछ स्पेसिंग करते हैं। जैसे अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा पे भूमि उपलब्ध है तो उसका स्पेसिंग होता है 3:3 या फिर 6:6 में कर सकते हैं। शहतूत की किस्मों की बात करें तो S1, S1635, कनवा 2S36 आदि किस्मों का चयन करके शहतूत की खेती कर सकते हैं। सिंचित क्षेत्रों में 32 से 35 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष उपज देती है, वहीं असिंचित क्षेत्रों में 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष उपज देती है। अगर हम लोगों को कीट पालन करना है उससे पहले कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जैसे कि हमारे पास रेयरिंग हाउस होता है। रेयरिंग हाउस का मतलब है जहाँ पे हम लोग मलबेरी का कीट पालन करेंगे। कीट पालन करने से पहले हम लोग रेयरिंग हाउस के आसपास का जो वातावरण होता है उसका अच्छी तरह से सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद हम लोग 5% ब्लीचिंग पाउडर से उसका आसपास में डालते हैं ताकि कुछ भी जो भी बीमारी हो सके रेयरिंग के दौरान वो ना हो। जितना भी मटेरियल्स या जो भी हम लोग सामान यूज़ करेंगे रेयरिंग के दौरान उसको हम लोग 0.3% स्लैक लाइम से भी हम लोग उसको धोते हैं ताकि रेयरिंग के दौरान कोई भी बीमारी ना हो पाए और हमारा जो उत्पादन है वो अच्छे से हो पाए। रेयरिंग के समय हम लोग को कुछ सामान की आवश्यकता होती है, जैसे कि रेयरिंग ट्रे हो गया, चंद्रिका हो गया, एंटवेल हो गया, फॉर्मेलिन, चूना या फिर ब्लीचिंग पाउडर, ये सब की आवश्यकता हमें होती है रेयरिंग के दौरान। शहतूत में टोटल 5 अवस्था होता है। 5 अवस्था में कीड़ा शहतूत के पत्ते खाते हैं। शहतूत में जो रेयरिंग होता है वो इंडोर रेयरिंग होता है। इंडोर मतलब घर के अंदर करने वाला खेती। ये बाहर हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाहर में जो भी हम लोग का वातावरण होता है या जो भी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में थोड़ा हम लोग को कठिनाई होती है। इसीलिए ये जो भी है ये इंडोर है, मतलब घर के अंदर करने वाला एक रेशम है। हमारे पास जो DFLs मतलब जो अंडे हम लोग को मिलते हैं, हम लोग अंडे प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर से हमारे जो ऑफिस है जहाँ पर रेशम कीट पालन होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ से हम लोग DFLs ले सकते हैं। DFLs शहतूत के DFLs ज़्यादातर हम लोगों को मैसूर, बेंगलोर, वेस्ट बंगाल से प्राप्त किए जाते हैं। उससे हम लोग रेशम कीट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पहला अवस्था रेशम का कीट पालन के लिए टोटल 5 अवस्था होता है। पहला अवस्था में ये होता है जब एक अंडे से कीड़े बाहर आते हैं तो वो भूरा कलर में होते हैं। भूरा कलर में होते हैं
तो वो बहुत कोमल होते हैं, इसीलिए उसको कोमल पत्ता ही खिलाया जाता है। कोमल पत्ता को हम लोग काटते हैं, कटिंग करने के बाद उसको कीड़ा पे डालते हैं। कीड़ा उसको खाने के बाद अपना अवस्था आगे कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू करने के बाद जब वो पहला अवस्था कंप्लीट करता है, तो जिस तरह एक सांप में अपना स्किन छोड़ने की क्षमता होती है, उसी तरह तसर रेशम में भी टोटल 5 मोल्टिंग होता है। मोल्टिंग का मतलब होता है कि अपना जो पुराना चमड़ी है या जो स्किन है उसको छोड़ना। तो पहला अवस्था खाने के बाद वो पहला मोल्ट मतलब अपना स्किन छोड़ता है, फिर वो दूसरा अवस्था में जाता है। दूसरा अवस्था के दौरान भी हम लोग उसको कटी हुई पत्ती ही देते हैं, कोमल पत्ता ही देते हैं, ताकि वो अच्छा से खा सके, क्योंकि वो बहुत कोमल होते हैं तो वो ज़्यादा मजबूत पत्ते नहीं खा सकते हैं। फिर दूसरा अवस्था के बाद वो फिर मोल्टिंग में जाते हैं। मोल्टिंग टोटल हमेशा 24 घंटा का होता है, मतलब एक दिन वो पूरा मोल्टिंग में जाते हैं। मोल्टिंग का ये होता है कि उस दौरान हम लोग उसको कोई भी पत्ती नहीं दे सकते हैं, उसका कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, उसको आराम करने की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा अवस्था में जब वो आता है, उस दौरान भी हम लोग उसको कटी हुई पत्ती ही देते हैं। तीसरा अवस्था में जब वो मोल्ट पास करता है, चौथा और पांचवा अवस्था में हम लोग उसको मतलब मजबूत पत्ते या जो थोड़े हरे पत्ते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि वो लगभग काफ़ी बड़े हो जाते हैं, वो आराम से बिना कटी हुई पत्ती खा सकते हैं। इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से आप यह व्यवसाय कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही विभाग द्वारा कुछ विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जो इस प्रकार के हैं: रेशम कीट पालन हेतु प्रशिक्षण देना, कीट पालन से संबंधित सामान उपलब्ध कराना, रेशम कीट के अंडों को उपलब्ध कराना, कीट पालन हेतु उपकरण की व्यवस्था कराना, कोया की बिक्री करवाना, रेशम कीट पालन हेतु बेरोजगार या किसानों को प्रेरित करना। जब ये पांचों अवस्था वो कंप्लीट कर लेते हैं और 4 मोल्ड कंप्लीट होने के बाद वो अब उनका ये कुकुन बनाने का वक्त आ जाता है। जब वो अवस्था में पहुंचते हैं जहाँ पे वो कुकुन बना सके, वो समय वो लोग अपना एक सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड एक फ्लूइड सिक्रेट करता है, जिससे कुकुन का फॉर्मेशन होता है। कुकुन फॉर्मेशन के दौरान वो लोग 1 सप्ताह 2 सप्ताह वो लोग कुकुन फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग किसान भाइयों, आप लोग उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कुकुन का उत्पादन हो चुका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बालाघाट और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आज इन क्षेत्रों में हल्की वर्षा और 15 जून को मध्यम वर्षा की संभावना है। साथ ही मध्यम बादल छाए रहेंगे। आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सुबह हवा में 53 से 71% और दोपहर में 19 से 33% नमी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग 8.6 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की उन्नत और शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे JR 81, JR 206, MTU 1010, पूर्णिमा, JRH 5, JRH 8, JRH 19, पूसा बासमती 1 और मध्यम अवधि की पूसा बासमती 1, IR 64, IR 35, पूसा सुगंधा आदि के बीज की अग्रिम व्यवस्था कर लें। जितने एरिया में रोपण करना हो उससे 20वें भाग में नर्सरी बनाएं। नर्सरी में खैरा रोग दिखाई देने पर 20 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। खरीफ की लत्तर वाली सब्जियों जैसे लौकी, कुमड़ा का बैग में पौधे तैयार करें और करेला, बरबट्टी लगाने के लिए अच्छी किस्म का चयन कर
मेड़ नाली पद्धति से फसल लगाना सुनिश्चित करें। कुंदरू और परवल लगाने के लिए खेत तैयार करें। जो किसान भाई फलदार पौधे लगाना चाहते हैं वे वर्तमान में खेतों की तैयारी करें और साथ ही साथ खेतों में वर्षा ऋतु में पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने का कार्य प्रारंभ करें। गड्ढों में मिट्टी के साथ सड़ी हुई गोबर की खाद, दीमक मारने की दवा एवं अनुशंसित उर्वरक की मात्रा मिलाकर पुनः जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊंचा भरें। वर्तमान मौसम खरीफ सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च इत्यादि के बुआई के लिए अनुकूल है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि लगभग 6 इंच ऊंची क्यारियां बनाकर बीजों की बुआई करें। अदरक, हल्दी और जिमीकंद फसल को लगाने की तैयारी कर कंदों को उपचारित करके खेतों में रोपण करें। पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने मवेशियों को गला घोटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। 3 बार स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं एवं संतुलित आहार दें। वर्तमान में तापमान को देखते हुए पशुओं को चारा दाना दिन के ठंडे समय यानी सुबह जल्दी और देर शाम को खिलाएं, जिससे पशुओं को आहार ग्रहण करने में होने वाली कमी से बचा जा सके। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खेसरी, जिला भोपाल के कृषक विमल कुशवाहा ने। ये गेंदा की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विमल कुशवाहा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। गेंदे का फूल हर एक खेत में लगा हुआ है, मतलब जो किसान भाई लगा रहे हैं उनके खेतों में लगा हुआ है। उसमें बहुत सारी कीट और व्याधियों का प्रकोप होता है, जिससे कि गेंदे की फसलें में बहुत नुकसान होता है। एक बीमारी आती है गेंदे के पौधे पर, वो पॉडरी मिल्ड्यू, पाउडर के जैसा आपको दिखेगा। जैसे ही हाथ लगाइएगा तो वो हाथ में आपका चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्युबल सल्फर है, और इसका क्या करना है कि 1.5 ग्राम या 1.5 ml 1.5 ml लेना है। उसको 5 लीटर पानी में मिला करके गेंदे के ऊपर छिड़काव करना है। कैटरपिलर हरा एवं भूरा काले रंग का कीट है। यह गेंदा फसल की पत्तियों, टहनियों एवं कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर मेलाथियान 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइटर कीट, इस कीट के नर एवं मादा दोनों गेंदा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गेंदा में इसका प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। गेंदे का जो पौधा है वो थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद इसमें एक कीट लगता है जो कि गेंदे का सबसे खतरनाक कीट है, वो है रेड स्पाइडर माइट। ये माइट अब जब भी देखेंगे, मतलब अगर हम लोग इसको देखना चाहें, निरीक्षण करना चाहें, अपने खेतों में घूमेंगे तो ये पत्तियों की निचली सतह पे चिपका हुआ रहेगा, छोटा छोटा लाल रंग का दिखेगा। इसीलिए इसका रेड स्पाइडर माइट नाम भी है। और ये जिस जगह पे रहेगा वो पत्तियों पे बहुत सारी जालें का फॉर्मेशन करता है, जाला बन जाता है। जाला बनने से अब ये क्या करता है, उस जाल के अंदर में रहता है और पत्तियों की निचली सतह से रस चूस करके उसको खाता रहता है। तो किसान भाइयों, इसको कंट्रोल करने के लिए तो रसायन में हम लोग इसके लिए डाइमिथोएट का यूज कर सकते हैं। इसका हम लोग 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें तो पत्ती के निचली सतह पे ये होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पत्तियों के निचली सतह कभी छूटे नहीं। इससे वो कीट तो कंट्रोल होगा ही, उसके साथ साथ जो भी सफ़ेद मक्खी या फिर एफिड्स बोलते हैं जिसको, वो सारा उसमें कंट्रोल होंगे। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नेशनल हेराल्ड